बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें भी ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम किसी के लिए आसानी का बाइस बन सकें, किसी के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि उसके लिए ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला से बढ़कर कौन मेहरबान है, लेकिन हम किसी के लिए इतना तो कर सकते हैं कि अच्छा सोच सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे किसी की ज़िंदगी आसान हो जाए। सो इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। ख़बरें भी शामिल करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। इसके साथ साथ आज का दिन स्पेशल डे है, टीचर्स डे है। आज हम जो कुछ भी हैं ज़िंदगी में, एक तो बात बहुत अहम है, आपके उस्ताद का रोल, आपके उस्ताद की एक झलक आपके अंदर नज़र आती ही आती है। और हम आज शुक्रगुजार हैं अपने असातिज़ा के, जिनकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे असातिज़ा बिलाशुबा आज कोई एक टीचर तो नहीं, बहुत सारे टीचर्स से हम पढ़े हैं। सो याद भी हैं, आज वो मेमोरी रिकॉल हो रही है कि किस तरह क्लासरूम का माहौल था, फिर किस तरह कॉलेज, फिर किस तरह यूनिवर्सिटी। सो उन तमाम असातिज़ा के हम शुक्रगुजार हैं। उन तमाम असातिज़ा को हम खैराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी कोशिशों, जिनकी काविशों की वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। बिलाशुबा वो असातिज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम हैं और रहेंगे भी। सो ये आज का दिन जो कि असातिज़ा के नाम से मंसूब है, हम तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाएँ, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा और हमारे साथ अली साहिद साहब मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कामयाबी का हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला बिलाशुबा सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है, फिर आपके पेरेंट्स को जाता है, तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से रोल जो होता है वो आपके असातिज़ा का होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, रोल सारा आपके टीचर्स का होता है, उसके साथ दुआएं जो हैं वो चल रही होती हैं आपके पेरेंट्स की, और जितनी हम मेहनत करते हैं वो उसका बहुत कम होता है उसमें पार्ट। आपके जो टीचर्स हैं वो जिस तरह आपको चला रहे होते हैं, मुझे याद है आपने जिक्र किया कि मुझे तो उन टीचर्स के नाम भी याद हैं जिनसे, क्योंकि मैं साई साहब को तो मुझे पता नहीं, शायद ये भी टाट वाले स्कूल में पढ़े होंगे कि घर से ही हमने बोरी लेकर जानी है और उसी पे बैठना है। और मेरे जो तालीम का आगाज़ है मैंने वहाँ से किया था, और इसमें बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये मेरे गाँव में स्कूल था, वहाँ पर अभी भी है, वो अभी भी है। वहाँ से शुरू किया, दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ना, कोई पंखा कोई एसी। आज तो माहौल चेंज हो गया ना, आज तो सारी चीज़ें हो गई। उस्ताद रशीद थे जिनसे बड़ी मार खाई मैंने। मेरी रियाजी जो है अभी तक कमज़ोर है, वो मुझे नहीं आती, मैथमेटिक्स जो है। अब ठीक है? नहीं, अब भी नहीं है, वो किसी और चीज़ में है ठीक, लेकिन इधर नहीं है ठीक। फिर उसके बाद मुझे उस्ताद अजमल याद हैं जिनसे मैंने ख़ताती सीखी, और उसकी बुनियाद पर मैंने कई मुकाबले जो हैं वो विन भी किए। ज़बरदस्त, यही चीज़ होती है कि फिर उसके साथ उसके बाद एक उस्ताद हमीद हैं, उनसे मैं पढ़ा, उन्होंने भी बहुत मार बहुत खाई है। ये गाँव के ये नहीं खाई, मुर्गा बन के भी खाई है, हाथों पे भी खाई है, मुख्तलिफ। और शायद ये वही चीज़ें हैं जो आपके शुरू में चली, और उसके बाद फिर कॉलेज, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी के लोग भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में कुछ टीचर्स के साथ बहुत अच्छे मरासिम रहे, वहाँ पर थोड़ी सियासत किसी के साथ जो है वो नहीं बनती थी, लेकिन अल्टीमेटली हैं तो टीचर ही नहीं। वो रिस्पेक्ट जो दिल से होती है वो हमेशा रहनी है और रहेगी, और ये उन्हीं की मेहनत है जो आज इस मकाम पे। अब तो उस तरह का माहौल ही नहीं है। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे, फिर हमारा बोर्ड का पेपर होता था, तो जो टीचर्स थे हमारे वो जुमे की छुट्टी होती थी, वो भी नहीं होती थी। जुमेरात को आधी छुट्टी होती, वो भी बंद होती थी। यानी एक महीना पूरा उन्होंने हमें टाइम देना होता था, 0 पीरियड। और आप यकीन करें से पहले जो होता है कि मुझे याद है मेरे मिडल के हमारे पेपर थे, तो हमें वो तकरीबन दिन जब छुट्टी होती है घर जा खाना खा के फिर रात 10 बजे तक पढ़ाते थे। तो साथ साथ तो इस तरह के होने चाहिए ना, लायल होने चाहिए, आपका फ्यूचर देख रहे होते हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, और उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं, हर बच्चे को एक तरह वो ट्रीट करते हैं। आजकल थोड़ा है कि और तरह की ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन उस्ताद का मर्तबा तो वही है, वो चेंज नहीं हुआ। ये जो जिक्र कर रहे हैं कि इस आज देखें ना, आज अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं ये बोर्ड के इम्तिहानात का, तो 5वीं और 8वीं और ये जब बोर्ड के इम्तिहान होते थे, हम उस वक्त जो इमला की तैयारी होती थी वो इन अखबारात से करते थे। ये उस वक्त हमें असातिज़ा पढ़ाया करते थे, और हमारी जो उसमें इमला का जो करवाई जाती थी वो अखबारात में से करवाई जाती थी, उसके अल्फाज लिखवाए जाते थे। और आप देखें कि जो हमारे लोग हैं, हम जिस दौर के लोग हैं, उनकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत बेहतर है।
जिसकी गंदी हैंड राइटिंग होती थी उसको मार पड़ती थी। अब आप बच्चों की देख लें, उर्दू तो लिखनी अब आप सारा सोशल मीडिया का दौर है, टैब की तरफ आ रहे हैं, सो आपका वो राइटिंग वाला सीन ही बहुत कम होता जा रहा है। मीडिया की फील्ड में कौन उस्ताद रहा और उसका क्या रोल देखते हैं? मीडिया की फील्ड में वैसे तो मेरे बड़े भाई का किरदार है, वो हेले कॉलेज में थे उस वक्त और साथ में मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। सही। जब मैंने बैचलर्स किया, यानी इंस्पिरेशन आपकी भाई थे, आप उनको भाई, हाँ नहीं, उनको शौक था कि वो जब मैंने किया मतलब 5-6 में, तो उस वक्त ये आपकी जर्नलिज्म और बिलखसूस जो टीवी की जर्नलिज्म है ये परवान चल रही थी। उस वक्त टीवी पे आना बहुत ज़्यादा मैटर करता था, उस वक्त स्क्रीन पे आ जाना ये बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अब तो सोशल मीडिया आ गया ना, अब आम चीज़ होगी। तो ये चीज़ें मिली और उन्होंने कहा, जब मैंने बैचलर्स किया तो मुझे कहा कि आपने मैथ्स कम्युनिकेशन करना है। तो मेरे एडमिशन होने तक और मेरी ओरिएंटेशन तक मुझे नहीं था पता कि ये मेरा डिपार्टमेंट है और मैंने यहाँ पढ़ना है और इसका मुस्तकबिल क्या होगा। वहाँ आए और वहाँ पढ़ने के बाद मुझे अभी भी याद है, अभी भी वो अभी साफ़ी मौजूद हैं इस निज़ाम में, मेरे सीनियर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं ये इस तरह ओरिएंटेशन है, तो मुझे बोर्ड पे ले गए कि यहाँ नाम पढ़े। मैंने ना 8 रोल नंबर था मेरा, तो कहते आपके इस क्लास में हो रही है ओरिएंटेशन। तो मैं एंटर हुआ तो एक नौजवान जो टीचर थी वो पढ़ा रही थी, वो भी एक खूबसूरत तजर्बा था वो, तो मैडम जरका थी, वो पढ़ा रही थी। खैर बैठ किया, हो गया, सिस्टम चलता रहा। उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि आपका दुश्मन कौन है? मैंने कहा कोई भी नहीं। कहता जिसने आपको यहाँ भेजा वो आपका दुश्मन है। वो खुद भी अभी रिपोर्टर है और मैं भी रिपोर्टर हूँ, लेकिन उसका ये जुमला मुझे अभी भी याद है। लेकिन वक्त बदलने का पता नहीं चलता, हर चीज़ें चलती हैं आपकी। उस जो आज क्या लग रहा है, वो वाकई दुश्मन था कि दोस्त था? नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखें ये शौक, फिर शौक डेवलप हुआ। बेसिकली आप सहाफत शौक से कर सकते हैं, ठीक है, आपको पैसा भी चाहिए, आपने ख़ानदान की कफालत भी करनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मेरा तजर्बा है इसमें, अगर आपका कुछ थोड़ा सा भी शौक है कि आपने जर्नलिज्म करनी है, शायद सिप्रा साहब कोई भी काम है जब तक आप वो शौक से नहीं करते, अपना जुनून समझ के नहीं करते, तो वो फिर करने का ना मजा आता है ना आपको कामयाबी मिलती है। साई साहब, मीडिया की सहाफत की फील्ड में आपका उस्ताद कौन रहा और आज आप उसको शुक्रिया कहेंगे? बिल्कुल, मेरी तो आपको पता है सारी फैमिली जो है वो बिल्कुल। बड़े साई साहब 1992 में आए, आउन साई साहब जो इस वक्त PTV के डायरेक्टर न्यूज़ हैं और डायरेक्टर करंट अफेयर हैं, वो 2004 में आए। मेरे से जो छोटा है वो 2008 में एडमिशन में आया और मैं 2015 में। मैंने मैथ्स काम किया, सिप्रा साहब का और मेरा एक ही डिपार्टमेंट है, तकरीबन साल भी सेम ही है। तो उस्ताद वहाँ पे जो सिप्रा साहब बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी में जाकर थोड़ी सी सियासत हमने देखी, उस्ताद में वो चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, लेकिन वो नाज साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो हमसे, मैंने बड़ा उनसे सीखा। फिर मुगीसुद्दीन शेख साहब थे, अजमत रसूल साहब थे, मैडम जरका थी, मुजाहिद मंसूरी साहब, खालिद साहब, शफीक जलंधरी साहब थे। तो ये सब से हमने पढ़ा है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। वही बात है सिप्रा साहब वाली के जब यहाँ पे आए थे तो लोग कहते थे कि क्या लेने आ गए, लेकिन मैं अब जितने भी बच्चे मुझे मिलते हैं, सिप्रा साहब को पता है, मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि जिस तरह कोई भी पहले दिन हामिद मीर नहीं था, कोई भी पहले दिन बड़ा जर्नलिस्ट नहीं था। अगर आपने बड़ा जर्नलिस्ट बनना है, मेहनत करें, रिपोर्टिंग करें, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपने डिसार्ट बिल्कुल नहीं होना लोगों की बातों से। कोई आपको कहेगा कहाँ। बट आई मस्ट से कि आज आपके असातिज़ा, मेरे असातिज़ा प्राउड फील करते होंगे हमें यहाँ पर देख के, तो हम उन असातिज़ा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। रहेगी मीडिया की फील्ड में बात तो आयशा मुझे कह रही है कि ज़रूर उनके असातिज़ा का नाम भी ले लें। अली काज़मी साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम है, जिनसे वाकई हमने बहुत कुछ सीखा इस फील्ड के लिए। अली खान जिनसे अभी भी हम सीखते रहते हैं, मशवरे भी देते रहते हैं, डांटते भी रहते हैं। सो हम सबके वो बहुत अच्छे मोहसिन भी रहे हैं। तो हम अपने तमाम असातिज़ा को, इसमें आप साई साहब मरहूम का नाम भी ऐड बिलाशुबा साई साहब। मैं तो अक्सर ये चीज़ बताती हूँ कि साई साहब तो जिस तरह छोटी छोटी चीजें बारीक बीनी से हमें आपका उनके पास से ऐसे बताते थे ना, तो हम आपने मेरी बात समझी नहीं जो मैं कहने वाला था। वो जब डेस्क पे बैठे होते थे और आपको बुलाते थे कि आपने इस तरह पढ़ना, और आप वहाँ से तब तेजी से गुजरते। एक्चुअली वहाँ से भाग के गुजरती थी कि साई साहब ने देख लिया तो कोई गलती मेरी बता देंगे, तो ना साई साहब से सामना हो और ना। बट मैं कहती हूँ वाकई इन्हीं असातिज़ा की वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, और जो थोड़ी सी कोशिश करके हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो ये इन्हीं असातिज़ा की वजह से हमारे काम में बेहतरी आई है। सो उन सबको सलाम। साई साहब के लिए अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये हमारे असातिज़ा हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं।
अच्छा जी, अब हमने आना है जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ज़रूर है 11 बजे। हम मज़ीद भी टीचर्स डे के हवाले से बात करेंगे। बाअदब जो होता है वो हमेशा जो है बहुत ज़्यादा मुरादे पाता है, तो अपने असातिज़ा का एहतराम ज़रूर कीजिए। ये जो आजकल माहौल है, उस्ताद का एहतराम उस तरह से नहीं है, तो प्लीज़ अपने असातिज़ा का एहतराम ज़रूर कीजिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं मुल्क की तरक्की के लिए वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। एनडीए माली मुश्किलात का शिकार, नई सड़कों की तामीर के लिए निगरान हुकूमत से 7 अरब की डिमांड। और सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे खराब, बड़े ऑफिसर नायाब, 17 अरब का प्रोजेक्ट अदम तवज्जोही का शिकार। इन खबरों की डिटेल्स की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हमने बढ़ना है आज की खबरों की तरफ। मेरे ख्याल से सारिफीन को परेशान नहीं होना चाहिए था, सारिफीन को शुक्र अदा करना चाहिए था। चलिए थोड़ा सा तो डिले हुआ, लेकिन एक्चुअली लोगों ने क्योंकि अपने बजट में चीज़ें डिसाइड की होती हैं और सबसे भारी भरकम काम लोगों को ये गर्मियों का क्योंकि सीज़न था तो बिजली का बिल ही लग रहा होता था, तो वो परेशानी का एक सिलसिला था। खैर अब आ जाएं जी, बिजली के बिलों में प्रिंटिंग में ताख़ीर, बिजली के बिलों की डिलीवरी ना होने से सारिफीन मुश्किलात का शिकार। ताख़ीर क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम बनी, बताइएगा। शायद देखें ये 2-3 महीने से चल रहा है कि बिल्स की प्रिंटिंग किसी वक्त बर वक्त हो जाती है, किसी वक्त ताख़ीर होती है। इस पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की जानिब से देखो सिस्टम स्लो है। आपके आईटी का निज़ाम जो नहीं, मैन पावर ठीक है, वहाँ सब ठीक है। आईटी का निज़ाम बेसिकली हमारा जो आईटी का निज़ाम है लेस्को का, उसमें फेलियर है और इस पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी मौजूदा जो हैं उन्होंने कई दफ़ा मीटिंग्स भी की, कई दफ़ा विजिट्स भी किए और यहाँ तक कहा कि आप ओपन मार्केट से इवन मतलब बैरून ममालिक से आईटी के एक्सपर्ट्स को हायर करें ताकि इस सिस्टम, क्योंकि बिल्स होने हैं, ये कौन सी कमी है उनके पास, हाँ अरबों रुपए कमाते हैं, उनके पास तो कोई लेकिन सिस्टम ठीक हो जाए, उसके बावजूद चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हुई। अब मसला तो उस साइड पे है, लेकिन बराह रास्त जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो सार्फिन हो रहे हैं। मुझे बताएं, एक बंदे को बिल 3 तारीख उसकी मुकर्रर है और उसको बिल मिला ही नहीं है। एक की 4 तारीख है, उसको बिल जो है आप 3 को सर्व कर रहे हैं और हो भी नहीं रहा। बाज़ ऐसे इलाके हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लाखों सार्फिन को बिल्स मौसूल नहीं हुए। सही। और किसी ने जाके वेबसाइट से, अच्छा फिर इनकी वेबसाइट का भी इशू है, आज तक वो भी ठीक नहीं हुई। कभी वो डाउन हो रही है, कभी चल रही है, कभी उस पर हैकर्स के अटैक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। आगे आप किसी कैफ़े पे जाके किसी दुकान से जाके उसका प्रिंट लेके सबमिट करवा दें। अब हर बंदे ने ना ऐप यूज़ करनी है, ना उसके पास इस तरह का कोई है। देखें कंज्यूमर्स ने तो उसी हिसाब से देखना कि बिल आएगा हम जमा करा दें। इशू क्या आया कि जब बिल नहीं मिला तो आप तो उनको उस पर जो सरचार्जेस हैं वो भी लगेंगे। जब जुर्माना लगेगा तो उसमें 1000-2000 रुपया 3000 तक इजाफा भी हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कल इतलात आई तो हैं कि इसकी तोसी की जा रही है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अभी तक तोसी नहीं हुई। अब कंज्यूमर्स को इस तरह होगा कि आज अगर उसको 4 तारीख वाला बिल मिला है तो उसको 7 तारीख तक ये ऑफिसर्स के पास अख्तियार है कि उसको 7 एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन मुझे बताएं लाखों की तादाद में लोग कहाँ दफातर में जाएंगे, फिर लाइनें लगेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में लेस्को की नहली और गफलत की वजह से बराह रास्त सार्फिन को इसका मुतासिर हो रहे हैं। फायदा होगा उसको जाहिर है उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, हर महीने ऐसा रहेगा नहीं होना नहीं चाहिए। जुर्माने की मद में करोड़ों रुपए आएंगे ना। अगर बिलिंग लेट हो रही है, आप उनको बिल लेट डिलीवर कर रहे हैं तो जाहिर है वो जो उस पर जुर्माना कितने % होता है जी? 10% फाइन होगा। अरबों रुपए की इनकी महाना जो है वो रिकवरी है, तो उसमें 10% निकालने करोड़ों रुपए बनेंगे। मसला ये है कि सरकार किसी चीज़ को ऑन करती नहीं। आपका गलत बिला वजह कोई तल्लक ही नहीं, FIR में नाम आ जाए, आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएं, आप 6 माह लगे रहें, आपका नाम सिस्टम से नहीं निकलेगा। आपके करेक्टर सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा कि आप FIR में नॉमिनेट थे। मसला ये है कि सरकार अपनी गलती को गलती मानती ही नहीं। आप यही काम अगर आप डिले करें, 2-3 बिल ना दें, आपका मीटर काट के ले जाएंगे।
मसला ये है कि आपको चीज़ें ऑन करनी चाहिए। अब अगर आपसे गलती हो गई है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हो जाती है, आप इसकी डेट जो एक्सटेंड कर दें। आप लोगों पे फाइन कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। पहले बिजली सस्ती है, हर महीने में 2-3 दफ़ा तो सिपरा साहब की खबर आती है कि 3 रुपये महंगी हो गई, 5 रुपये महंगी हो गई, 6 रुपये महंगी हो गई। तो कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। सिपरा साहब को भी मेरा ख्याल है इस पर कोई खबर देनी चाहिए कि इस तरह ज़्यादती ना की जाए जिस तरह की जा रही है। और फिर आपने देखिएगा कि बिल ठीक करवाने के लिए सिपरा साहब का फ़ोन करवाएं, किसी का भी करवाएं। आप दफ्तर चले जाएं, पहले अवामी सहूलत के लिए पहले तो साहब आगे बैठे होंगे, वो कहेंगे पहले 5 बंदे खड़े हैं, तू बड़ा आ गया। फिर आपको 2-4 चक्कर लगवाएंगे, उसके बाद आप तंग आके कहेंगे यार हम जुर्माने के साथ ही पे कर देते हैं। तो फिर मसला ये है कि आप पे कर भी दें, इसमें एक और इशू आता है, अगले बिल में फिर लग के आ जाता है। ऐसे ही है वो। तो फिर सिपरा साहब का फ़ोन करवाना पड़ता है। तो ये बड़ा मसला है असल में ना। हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनके बिल में हेर फेर क्या हुआ, बेचारे ऐसे ही जमा। लेकिन अब लोग पढ़ना शुरू हो गए और लोगों को पढ़ना भी चाहिए। माजी में आप 90s में जाएं, उस वक्त हमारे बुजुर्ग बिल को पढ़ा करते थे। बीच में एक फेज आया जो हमारी जनरेशन जो है वो इससे निकली, लेकिन अब फिर लोग उस पर आए दोबारा के बिल को पढ़ना चाहिए। इतनी हो गई है, बिल को पढ़ना चाहिए। कोशिश करके लेके हैं कि बिल अगर वो पढ़े हैं तो उनको सब चीज़ें उस पर मालूम। आप देखो मेरे पास कई दफ़ा बहुत सारे कंज्यूमर अप्रोच करते हैं कि हम इनकम टैक्स जो हमारे बिल में लगा हुआ है, हम तो फाइलर हैं, हम तो पहले दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स उनको नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं वो लोगों को पता चलती हैं। मैं कल एक ऑफिस में बैठा था तो 2-3 ख़वातीन आई ऑफिसर के पास, तो वो एक सिग्नेचर होने थे रेवेन्यू ऑफिसर से और उसके बाद उनका कनेक्शन चल जाना था और उसके बाद बिल भी उनका ठीक हो गया। वो एक आई, उसने कहा कि वो तो मैं सुबह से आई हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा। उसने कहा अच्छा, उसने चेक किया, वो स्टाफ नहीं था। 2-3 घंटे गुजरे, फिर एक खातून आ गई। उन्होंने कहा जी मैं घूम फिर के सीढ़ियाँ चढ़ के कभी इधर कभी इधर, मुझे नहीं मिला। बहुत परेशानी उसने नोटिस लिया और उसने कहा कि आप ना सबकी अटेंडेंस लें और अभी अटेंडेंस लें। उसने खवातीन को बिठा लिया अपने ऑफिस में। उसने कहा जी वो आप आरओ ऑफिस की अटेंडेंस लेके आए। अटेंडेंस लेके आया और उसमें मुझे लगता है आपकी मौजूदगी देख के उन्होंने ये सब कर दिया होगा कि मेरे लिए खबर अच्छी फाइल हो जाएगी। नहीं, खबर तो खैर मैंने इसकी नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का रवैया होगा ऑफिसर्स का तो उससे बेहतरी आ सके। अटेंडेंस मंगवाई और उसमें से 3 लोग गायब थे। उन्होंने कहा जी इनकी अटेंडेंस, उन्होंने कहा जी सुबह अटेंडेंस लगी हुई है, उसके बाद सीट पे नहीं है। उन्होंने कहा जी इनको आप शो काज नोटिस दें और शो काज नोटिस उसने मतलब आपके लिए कोई बात ही नहीं है, लोग आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। फिर वो आ गए, तो 2 घंटे बाद वो आ गए। फिर उसने उनके सामने कहा, पूछा, उसने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा ये आपकी माँ बहन बेटी इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ के उधर जाती, फिर वापस आती और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे ऑफिस में आती। खातून के दफ्तर में आने का मतलब यह है कि उनके जो मेल हैं या मर्द हजरात हैं वो काम काज पे निकले हुए या नहीं हैं, वो मजबूरन इस ऑफिस में आई है और आप उनको कह रहे हैं कि वो इधर गए हुए इधर गए हुए हैं। इस तरह का अगर एहतसाब होगा, इस तरह इनको पकड़ेंगे तो फिर तो हालात ठीक होंगे। देखें गवर्नमेंट मुलाजिम लोगों को फैसिलिटेट करने के बजाय उनको अजियत में डालेगा तो फिर वहाँ से काम खराब नहीं, फिर वहाँ से दिहाड़ी लगेगी ना। चक्कर लगवाएंगे तो फिर पैसे लगेंगे। नहीं, लेकिन इन चीज़ों की वाकई हौसला शिकनी होनी चाहिए। और अगर इस तरह के ऑफिसर हर इदारे में, तो मैं तो कहती हूँ क्या कमाल हो जाए, जो लोग बेचारे इधर उधर ख्वार हो रहे होते हैं वो सिलसिला कम हो जाए। लेकिन ये अच्छी चीज़ है जिसको ज़रूर हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक। और सियासी मंजरनामे पर हर ज़ुबान ज़द-ए-आम एक ही मामला है। मेरे ख्याल से खासी बड़ी हलचल होने वाली है और अभी से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। ना सिर्फ मंजर आम पर ये चीज़ है बल्कि दूसरी सियासी जमातें भी जो हैं इस चीज़ को लेकर बड़ा सीरियस है और अपनी अपनी तैयारियां अब उन्होंने भी पकड़ ली हैं। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं मुल्क की तरक्की के लिए आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं। साई साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कैसे देखते हैं वापसी का ये अमल, अवाम का रद्द अमल क्या होगा? ना ये लगता ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब खुद कल निकले हैं, मुझे 2 चीज़ बड़ी वाज़ेह लग रही हैं। एक तो इलेक्शन, दूसरा नवाज शरीफ की वापसी। क्योंकि खुद वो तो कंफर्म हो ही गया, राव साहब ने बताया टिकटें बुक हो गई हैं। बिल्कुल, अब पीछे आपको पता है टिकट बुक करा के नाम भी आए, तो नाम भी आए, लेकिन काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही थी ना कि नहीं आ रहे नहीं आ रहे। तो ये शहबाज शरीफ चढ़ गई राह जिथे लेगा उधर रुक जाओ। आपको पता है एक ज़माना था जब ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यहाँ पे आए थे तो यहाँ से फिर इनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। बिल्कुल। तो मुझे वो दिन याद है, मैं साई साहब के साथ था, वो तब जियो में होते थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो शाम को जब वापस आए तो मैं उनको लेने गया
तो एक वो सिगरेट की दुकान पे वो पान खोखे पे रुके, तो उसने कहा जी आप तो वो नहीं थे जो जियो टीवी पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को वापस भेज दें। मसला ये है कि अब जिस तरह ख़ुद छोटे मियाँ साहब निकले हैं, कल उन्होंने बाकायदा विज़िट किया है और तूफ़ानी दौरा किया है, मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है वो हो रहा है और इलेक्शन के साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। नून लीग को ये पेस बरकरार रखना पड़ेगी और लाहौर जैसे शहर में उनको अपना पावर शो दिखाना पड़ेगा, चूँकि पूरा पंजाब जब भी किसी तरफ शाहदरा वाला शो तो देखा ही होगा शायद। शाहदरा वाले शो को बाद में डिस्कस करते हैं, वो मरियम भी वो रहने दें, वो ना वो के अब एक बात है, वो कह रहे हैं कॉर्नर, वो कह रहे हैं कॉर्नर मीटिंग है, वो कह रहे हैं कॉर्नर मीटिंग है, वो स्ट्रीट मीटिंग थी उस तो वो इस तरह कुछ हो जाती हैं कई दफा। कभी उसको कहा ही नहीं जलसा था, आपने किसी जगह अब जलसा है, मेरा ख्याल है वो हो रहा है मनारे पाकिस्तान पे, वहाँ पे ये पावर शो करेंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब खुद इस चीज़ को लीड करेंगे तो आपकी चीज़ों में कुछ ना कुछ कामयाबी सारी मीन क़यादत वहाँ पे मौजूद होगी, शहबाज शरीफ साहब खुद भी मौजूद होंगे, नवाज शरीफ साहब खुद होंगे, तो वो पावर शो होगा। फिर देखिए अगर मियां नवाज शरीफ आएंगे और उस पे होगा शो, इसमें तो कोई दूसरी मियां नवाज शरीफ पे होगा। उनका वार्ड जो है मुस्लिम लीग नवाज का, वो मियां नवाज शरीफ के साथ मुंसलिक है, उसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। फिर मीनार पाकिस्तान, फिर अंदरून लाहौर, तो कुछ नानियां दादियां ऐसी हैं जो अभी तक कहती हैं कि एक चीज देखें कि जब बीबी शहीद थी तो वो आई थी तो पीपल्स पार्टी चली थी। सही आपने, जरदारी साहब ने उस तरह लोगों को नहीं अपनी तरफ खींचा, लेकिन अब जो बिलावल हैं लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ माइल होते हैं, उनको वोट देना पसंद करते हैं। इसी तरह नून लीग जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी है, और नवाज शरीफ जब आएंगे तो लोग उनको मानते भी हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं, उनका सियासी विजन भी है। और जितने लोग, चूँकि मैं पुलिस से मुतल्लिका बीट करता हूँ, तो उनके 2-3 CSO जो उनके साथ रहे हैं वो बताते हैं कि ये बड़ा पोलाइट, हम्बल और काम करने वाला आदमी है। बाकी पता नहीं है जो इन हाउस करवट बैठती है, ये तो अगली बात है। लेकिन वो कहते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो उनका विजन भी है, वो चीज़ों को जानते भी हैं, चूँकि वो वज़ीर-ए-आज़म भी 2-3 दफ़ा रहे हैं। अच्छा, इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद, ग्राउंड रियलिटी के बावजूद, अभी भी कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग इस चीज़ पे ट्रस्ट है कि नवाज शरीफ आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं वाकई बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली भी हूँ। जब उसका मैं बताता हूँ आपको, मैं हालांकि ये रियलिटी चेंज नहीं होने वाली, जिन दिल इस तरह ही आपको आएंगे। मैं लास्ट प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा था कि हमें उन्होंने ना पेट की आग बुझाने के लिए उलझाया हुआ है हमारी आवाम को ना, हम उससे निकलते ही नहीं हैं। बेसिकली आपके मुल्क के जो मामला चल रहे हैं वो सफारतकारी पे चल रहे होते हैं, आपके दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। उसमें अगर मियां नवाज शरीफ की बात की जाए तो उनके नाम पे आए तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ उनके मरासिम, उनके साथ उनका बातचीत और ये सारी चीज़ें वो वापस आएंगी। चीन की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, तो उसमें मियां नवाज शरीफ का नाम है। हम लोग चूँकि उसके और तरफ जाके देखते नहीं हैं, हमें पेट्रोल, आटा, घी, चीनी में हम लोग फंसे हुए हैं। इस वजह से हमें लगता है कि महंगाई में धंसे लोगों को IMF के साथ सारे चीज़ें हो के मियां नवाज शरीफ आकर हमें किस तरह निकालेंगे। देखें, सफारती जो मामलात होते हैं उसमें अगर बेहतरी आएगी तो हमारे मुल्क की मुआशी सूरत हाल में भी ज़रूर बेहतरी आएगी, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। अब रही बात कि उनके पास क्या फार्मूला है, जिस तरह मरियम बीबी ने कहा था कि वो क्या आएगी तब्दीली, क्या अभी उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट आई थी तो मैंने कहा शायद वो आ ही ना जाए, जो अभी लास्ट उनका कॉर्नर मीटिंग या जलसा जो भी हुआ है उसमें। अच्छा, वैसे आपने नाम दिया कॉर्नर मीटिंग का? नहीं कह रहे कल परसों नहीं, अगर उन्होंने कहा जलसा तो मैं जलसा नहीं, कल परसों से लोग कह रहे हैं कॉर्नर मीटिंग है। चलो जब से कह रहे हैं हम उसके बाद से कह देते हैं कॉर्नर मीटिंग कह देते हैं। आप देखना जो पिछली गवर्नमेंट थी, देखिएगा कि मियां नवाज शरीफ की आमद और उसके बाद लाहौर में उनकी लैंडिंग और उस पर जो उनका इस्तकबाल और फिर जलसा, ये आपकी सियासत और मुस्लिम लीग नवाज की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और अगर ये कामयाब होते हैं जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासत में बल्कि ओवरऑल सियासत जाएगा, मैं दोनों तरफ कह रहा हूँ, और उसमें इसका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर ये नाकाम होता है और लोग उस तरह नहीं निकलते हैं जिस तरह ये वुकला तहरीक, उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जाएगा, उससे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्या मैसेज जाएगा, फिर वो सियासत खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, फिर सियासत खत्म हो जाएगी। फिर पत्नी PTI कहाँ रह जाएगी, नून लीग कहाँ होगी, इलेक्शन किस में होगा, कहाँ कंपटीशन होगा,
ये फिर कोई चीज, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद इस पावर शो के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। आप मुल्क की तारीख में देखें कि लाहौर से चलने वाली तहरीक और लाहौर से चलने वाले जलसे और आपके जो पीटीआई, अपनी मिसाल आपके पीटीआई और साबिक दौरे हुकूमत की बात की थी, वो हमेशा आज मीनारे पाकिस्तान जलसे का जिक्र करते हैं। अपनी बेवकूफी उनकी अपनी जगह पे, चाहे उन्होंने दोस्त मालिक को नाराज किया, लाहौरियों ने जिसको मोहब्बत दिया है, लाहौरियों ने जिसको प्यार दिया है, उसी तरह यानी हम इंतजार करें इस पावर शो का, उसके बाद बहुत सारी चीजें पार्टी खत्म हुई, बहुत सारी चीजें लाहौर से ही। देखें ये साई साहब ठीक कह रहे थे कि मियां शहबाज शरीफ का खुद निकलना, मरियम बीबी का इस तरह निकलना, ठीक है अपना वोट बैंक है, शहबाज शरीफ का भी है, हमजा का भी है, मरियम का भी है, लेकिन नून लीग के जो स्टैम्प वोट है वो नवाज शरीफ है। चलिए जी, अब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। खबर यह है कि 17 अरब का प्रोजेक्ट अदम तवज्जोही का शिकार है। 17 अरब छोटी रकम नहीं है। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे खराब और बड़े अफसर नायाब। कैमरे खराब वाली बात तो समझ भी आती है, देखे भी हैं और हमें पता भी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बड़े अफसर नायाब क्या बात है साई साहब? ना ये 17 अरब था 2016 में, अब तो मेरा ख्याल है 50 अरब का होगा। मसला ये है कि खोखर साहब होते तो तौबा तौबा लाजमी करते। नहीं, ये है भी तौबा तौबा वाली बात। कैमरे चूँकि जो गैर मुल्की कंपनी है उसने इनको वक्त दिया था 14 अगस्त का 2000 कैमरे फाल करने का। अब बकौल इनके और आला पुलिस के अफसरान के जो उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं, तो उन्होंने गलती से जो सामान मंगवाया है वो नई टेक्नोलॉजी का है, तो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फिर मज़ीद टाइम दिया और अभी तक वो 2000 कैमरे फाल नहीं हुए, चूँकि अभी तक उनकी वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। बात यह है कि सेफ सिटी को चलाने वाले हैं एमडी, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग अफसर, चीफ एडमिन अफसर, चीफ इम्प्लीमेंट अफसर, चीफ मॉनिटरिंग अफसर, और भी कितनी सारी सीटें जो हैं ये खाली हैं। समझे, एमडी भी कोई नहीं, चीफ ऑपरेटिंग अफसर भी कोई नहीं, चीफ एडमिन अफसर भी कोई नहीं, डीआईजी रैंक की और एडिशनल आईजी कोई भी इस वक्त अफसर सेफ सिटीज़ में तैनात नहीं है। कामरान खान साहब जो एमडी थे, 2 माह पहले उनका प्रमोशन के बाद तबादला हो गया एडिशनल आईजी, आइए भी उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। आईजी पंजाब ने एक समरी भिजवाई है 3 अफसरान की कि इनमें से किसी एक को एमडी लगा लें, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिससे आप शहर की क्राइम को मॉनिटर कर रहे हैं, ई चलानिंग करना थी, आपको फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम शुरू करना था, आपने शवाहिद देने होते हैं, आपने कैमरों से तमाम चीज़ों को देखना होता है, मैचेस करवाने होते हैं, उसके लिए कोई भी अफसर इस वक्त है नहीं। किसी खराबी का कोई ज़िम्मेदार नहीं, चूँकि जब कोई है नहीं तो फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? तो मेरा ख्याल है कि इस पर सोचना होगा कि एसएसपी रैंक की सीटें, डीआईजी रैंक की सीटें और एडिशनल आईजी रैंक की सीटें ये खाली पड़ी हैं, इसको फिल करना चाहिए। जब ये बना था तो डीएमजी और पीएसपी अफसरान की ये लड़ाई थी कि ये पुलिस के पास होना चाहिए, डीएमजी वाले कहते थे कि ये हमारे पास होना चाहिए। सही। अब पुलिस ने अपने पास ले तो लिया, तो यहाँ पे अब कोई लगने के लिए तैयार क्यों नहीं? इतना बड़ा मंसूबा जिससे आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। बहुत जबरदस्त मंसूबा जिसको आपने बस ऐसे नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल नजरअंदाज। और कैमरे भी उस तरह नहीं चल रहे जिस तरह चलने चाहिए। इनके इन हाउस चीज़ें जो हैं वो मैंने एक दिन बताई थी कि इनकी जो मेन वाल है उसकी स्क्रीनें 50-55 ख़राब हुई हैं। तो मसला ये है। लेकिन साई साहब ये सिर्फ इतने आराम से कह देना कि अदम तवज्जोही का शिकार है, इतना पैसा अवाम का पैसा ही देखें है तो इसी तरह ही। और शायद वो वीएन जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये बनाया था वो वीएन तो एक दिन नहीं पूरा हुआ, बहुत पीछे रह गया। उस पर दहशतगर्दी के मामलात को भी रखा, लेकिन हमने इसकी प्रायोरिटी रेवेन्यू जनरेशन पे लगा दी, चलान किए और उसके बाद लोगों से पैसे इकट्ठे किए और ये मामला चल रहा। बेसिकली देखें जो नाम है उसका सेफ सिटीज, उसका क्या मतलब है? आपने सिक्योर करना है ना। जबरदस्त चीज बताई कि इसका एक ये भी मकसद है, जहाँ कहीं पे भी कोई वेपन भी बाहर निकालता कैमरे ने एकदम से डिटेक्ट करके बता देना। ये तो सही साहब बता सकते हैं कि अगर ये कुछ हो जाए तो कमाल ना। देखें जो कैमरे के ऊपर लाइट्स लगी हैं वो खराब है। आप रात में गुजर कैमरा तो पता नहीं चलता है या नहीं चलता है। शाहिद सिपरा साहब इससे बड़ी बात कौन सी है? कैमरों की बैटरियां चोर निकाल के ले गए हैं, चोरों को कैमरा
रजिस्टर्ड हैं दर्जनों के सेफ सिटीज के कैमरों को या कैमरों का जो सामान है वो चोरी करके चोर ले गए। आप संजीदगी इन कैमरों में चोरों को पकड़ना था। यहाँ पे संजीदगी आप देख लें, यहाँ बैठे ऑफिसर्स पे चाहे करंट चार्ज पे हैं चाहे एडिशनल चार्जेस पे हैं, जैसे भी लोग लगे हुए हैं या मुस्तकिल कोई नहीं लगा, आप संजीदगी का मुजाहरा किस तरह वो कर रहे हैं कि आपके इमलाक जिन पे आपने खुद जिक्र किया कि कौमी अखराजात आए हुए हैं, हम और आप लोगों के टैक्सीज के पैसे इकट्ठे होकर वो लगे हुए हैं, फिर हमारे जो चलान है जो मुझे बड़े चुभते हैं और मुझे वो मुनासिब नहीं है कि आप इस पे जाएं, लेकिन ठीक है एक रूल है कानून है ट्रैफिक का, चलें उस पर कर लें। लेकिन मैं ये हमेशा मैं इसके खिलाफ क्यों रहा हूँ कि जो आपका नाम है कम से कम आप उसके ऊपर पर ही पूरा उतरें, जनरेशन जरूर करें। चल रहे हैं सेफ सिटी वाला इम्पैक्ट तो एक दिन नहीं आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले आज का मौसम। तो दिन भर मौसम कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या है? मायदा हमें ज्वाइन कर रही है बाहर से। ओवर टू यू मायदा। शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर में मौसम जो है वो उसमें बदलाव जारी है। घरों में जो है वो और ऑफिसेज में खास तौर पर फैंस का ऑन एंड ऑफ का सिलसिला देखने में नज़र आ रहा है। कभी शहरी पंखा बंद करते हैं और कभी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमूमन खास तौर पर रात को जो है वो शहरी कभी पंखा चलाते हैं जब उनको थोड़ी सी ठंडक में है, लेकिन फिर जो है वो थोड़ी देर बाद ऑन भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो घरों में तो ये सिलसिला जो है वो जारी, और रात 12 बजे के बाद जो है वो अच्छी खासी ठंडक भी महसूस होनी शुरू हो गई है। इसी तरह सुबह के औकात में भी जो है वो ठंडक महसूस की जाने लगी है। ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ थोड़ी सी फील आपको ऐसा महसूस होने लग गई है कि जैसे अब सर्दियां जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं। और वाकई में जो है वो सर्दियां बिल्कुल करीब है, क्योंकि सितंबर का महीना का आगाज़ हो गया और मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिशों के ताहाल महकमा मौसमियात की जानिब से कोई अमकान ज़ाहिर नहीं किए गए हैं, लेकिन एकदम से जो है वो मौसम में खासी तब्दीली भी देखने में नज़र आएगी। उसी के साथ साथ दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो करंट टेम्परेचर इस टाइम शहर का जो है उसमें भी अच्छी खासी कमी देखने में नज़र आई है। 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। 2 से 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे शहरियों के चेहरे जो है वो खिलखिला उठे हैं। सूरज की अगर तपिश देखी जाए तो 12 बजे के औकात में जो है वो सूरज की तपिश थोड़ी सी महसूस की जाती है, लेकिन उसमें उस तरह की फील नहीं है जिस तरह जो गुज़श्ता रोज़ में जो महसूस की जा रही थी। जहाँ पे ओवरऑल मौसम थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दिया है, वहीं पर जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी देखने में नज़र आई है। वहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से भी हमारा शहर जो है वो पहले नंबर पर है, जहाँ थोड़ी सी एहतियात की भी ज़रूरत है। मौसम को इंजॉय करने के साथ साथ हमारे शहरियों ने बहुत एहतियात के साथ जो है वो अपना ख्याल भी रखा है। मायदा, बहुत शुक्रिया आपने मौसम के बारे में बताया। जिन आगे बढ़ना है जी, और अब हमारा अगला सेगमेंट है आज के भाव। आज के भाव में आज की रेट लिस्ट है जी रुमेल के पास, उनकी तरफ चलेंगे। ओपन मार्केट में वो मौजूद है। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुतादिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा जबकि कई सब्जियों की कीमतों में कमी वाक़या हुई है, मगर सब्जियों की कीमतों में कमी के जो समरात हैं वो शहरियों तक नहीं पहुंच सके हैं, क्योंकि शहर भर में जो जायद नरखों में सब्जियों की फ़रोख्त है वो जारी है और ज़िला इंतज़ामिया ग्राम फरोशी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और बाज़ार ऐसा लगता है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरजीहात में ही सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाना शामिल नहीं है। कीमतों की अगर बात करें तो आलू दर्जा अव्वल की जो आज फ़ी किलो कीमत है वो 3 रुपये इजाफे के बाद 83 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि आलू दर्जा अव्वल शहर भर में 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह आलू दर्जा दोम की जो सरकारी कीमत है वो 75 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जा अव्वल जो है वो इसका सरकारी नर्ख 105 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है और ये 120 से 140 रुपये किलो के दरमियान में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो दर्जा दोम प्याज है उसका जो सरकारी नर्ख है वो 95 रुपये फ़ी किलो है और ये 100 से 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल जो सरकारी नर्ख है फ़ी किलो वो 10 रुपये इजाफे के बाद आज 100 रुपये मुकर्रर है और टमाटर दर्जा अव्वल जो है वो 140 रुपये तक बाज़ार में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो टमाटर दर्जा दोम है वो 90 रुपये की बजाय 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी का जो सरकारी नर्ख है वो 280 रुपये मुकर्रर है और ये 350 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसुन हरनाई की सरकारी कीमत जो है वो 450 है और ये 500 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की बात कर लें तो अदरक की कीमतें भी जो है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। अदरक इंडोनेशिया का सरकारी नर्ख फ़ी किलो 1030 रुपये मुकर्रर है और ये 1100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक थाईलैंड का
जो सरकारी रेट है फ़ी किलो वो 1220 है और ये 1400 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों की बात करें तो मेथी की कीमत में आज 15 रुपये फ़ी किलो कमी आई है, जिसके बाद इसकी सरकारी फ़ी किलो कीमत जो है वो 220 रुपये है, मगर ये 300 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। और बैंगन का जो सरकारी नर्ख है वो 95 रुपये है और ये 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। बंद गोभी जो है वो सरकारी नर्ख 115 की बजाय 140 में फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च जो है वो इसकी कीमत में आज 15 रुपये कमी वाक़या हुई है, सरकारी नर्ख 220 रुपये मुकर्रर है और ये 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह दीगर जो तमाम सब्जियां हैं वो मुकर्रर करदा सरकारी रेट से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही हैं, जिस पर शहरी जो है वो परेशान हैं, सीख पा हैं, शिकवे कर रहे हैं कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो कम अज़ कम सरकारी रेट लिस्ट पर तो अमल दरामद करवा कर शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश करे, क्योंकि शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में कमी करना तो इनके बस में नहीं है, ना ही इस तरह की कोई काविशें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही हैं, ना ही जो सब्जियों के रेट हैं वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। आए रोज़ जो सब्जी की कीमत में इजाफा है, एक तरफ तो इसने शहरियों को परेशान कर रखा है और दूसरी तरफ जो जायद नरखों में फ़रोख्त है, जो ग्राम फरोशी है, उसके बायस जो शहरी हैं वो परेशान है और सब्जियों की कीमतों में होने वाली कमी के बाद भी शहरियों को जो है वो ये समरात नहीं पहुंच पाते। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो ज़िला इंतज़ामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसे फ़ाल किया जाए और शहर भर में जो सरकारी रेट लिस्ट है इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के जो इक़दाम हैं वो किए जाएँ। बहुत शुक्रिया, आपने सब्जियों की कीमतों की डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं आज टीचर्स डे के हवाले से। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ से हम बड़ा इंस्पायर होते हैं, वो बड़े कामयाब होते हैं, बड़ी कामयाबी से बिजनेस चला रहे होते हैं, बड़ी कामयाबी से जॉब कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं अगर हम उनकी ज़िंदगी का बागौर जायज़ा लें तो उनकी इस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ उनके असातिज़ा कराम का होता है। मैंने शो के स्टार्ट में कहा था कि आज हम जिस भी मकाम पर मौजूद हैं बिलाशुबा हमारे असातिज़ा का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है और अगर आपका उस्ताद बहुत अच्छा है तो आपकी झलक हमेशा अपने उस्ताद की झलक आपके अंदर हमेशा जो है वो नज़र आती रहेगी। वो एक चीज़ जो आपके उस्ताद के अंदर थी उसने आप में डिलीवर की, वो हमेशा आपके अंदर नज़र आती रहेगी। सो आज के इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात का आगाज़ इस तरह से करेंगे कि अपने उस्ताद का एहतराम कीजिए। अगर बामुराद रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बने तो यकीन माने आप लायक हैं नालायक हैं, सिर्फ आप ये सीख लें कि आपने अपने उस्ताद का एहतराम करना है। यकीन माने बहुत सारी मंजिलें आपकी खुद ब खुद आसान होना शुरू हो जाएंगी और आप ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जाएंगे। आज बहुत ही मोहतरम असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे ना जाने कितने ही लोग जो हैं वो फैज़याब भी हुए हो भी रहे हैं। अब इनके भी तो कोई उस्ताद होंगे, ये आज के दिन की मुनासबत से अपने उस्ताद को कितना क्रेडिट देना चाहते हैं अपने इस मकाम पे पहुंचने का। ये क्या कहते हैं कि इनके उस्ताद का इनकी कामयाबी में क्या रोल रहा, क्या किरदार रहा, वो भी बात होगी। आज के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ मैसेज होगा। अपने मेहमानों का तारुफ में कराना चाहूँगी। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, प्रोफेसर शुजात अली खान माहिर तालीम है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रही हूँ तो मुझे बार बार बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक के अपने तमाम वो उस्ताद याद आ रहे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनकी घर आके शायद मैं मिमिक्री भी करती थी, अपना टीचर बनने की कोशिश भी करती थी। सो उस्ताद का रोल तो ज़िंदगी में कभी नहीं आपके ख़त्म होने वाला होता। आप चाहे वो एक सेशन ख़त्म करके भी तालीम वाला आ जाए, आपकी उस्ताद की झलक हमेशा आप में नज़र आती है। सर मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, मकसद क्या है आज के दिन को मनाने का, गुफ्तगू करने का, उस्ताद का किरदार बार बार याद करने का, क्या मकसद है इसका? आज का जो दिन है, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। आज का जो दिन है ये 1966 में यूनेस्को ने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था असातिज़ा के स्टेटस का, कि उस्ताद का स्टेटस क्या होना चाहिए। उसकी एक तरह से ये एनिवर्सरी का दिन है 5 अक्टूबर। हर साल ये दिन यूनेस्को के प्लेटफॉर्म पे मनाया जाता है और तमाम दुनिया के असातिज़ा, वो इब्तदाई तालीम हो, सानवी तालीम हो, आला तालीम हो, मदरसा की एजुकेशन हो, किसी भी तरह की एजुकेशन हो, रस्मी हो गैर रस्मी हो,
उस्ताद ने जो काम किया होता है इंसानों की ज़िंदगी में, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसको याद करने का दिन है, उनको उनके एहतराम का दिन है। और किसी भी कौम के जो अफराद हैं उनको ये याद कराने का दिन है कि आप जो कुछ भी आज हैं वो अपने किसी उस्ताद की वजह से हैं। आपने उस्ताद से सीखा होता है, रस्मी भी सीखा होता है और गैर रस्मी भी आपने ज़िंदगी के बहुत सारे असबाक आपने अपने असातिज़ा से सीखे होते हैं। तो उस्ताद का एहतराम कीजिए, यही आज का स्लोगन है। बिल्कुल आपने सही कहा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी उस्ताद है कौन, ज़रा इस चीज़ पे पहले रोशनी डालिएगा। मेरे ख्याल से इसको अल्फाज में बयान करना और मुख्तसरन बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि ज़रूर ये वर्ड उस्ताद जो है इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम उन असातिज़ा इकराम को जो इस दुनिया में हैं, दुनिया से चले गए हैं, जिनकी वजह से दुनिया का ये रंग है, इसकी खूबसूरती है, इसकी रानाई है, और इस रानाई के पीछे जो आज हम तीन अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये असल में हम नहीं हैं, ये कोई और है। हम क्या हैं, जब हमारी जगह कोई बैठा होगा तो हमारा रंग उसमें नज़र आएगा। ये आज किसी का रंग है, और वो रंग देने वालों को अगर वो हयात हैं तो मालिक उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अगर इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं तो उनको अपनी जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत सवाल किया, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन आपने किया कि उस्ताद है कौन। बहुत डेफिनेशंस हैं, और इसमें से अगर सिंपल हम ये देखें कि उस्ताद वो है जो आपको ये सिखाता है कि बेटे ये नहीं करना। अच्छा। करने वाले सारे बता देते ये करो ये करो ये करो, हाँ। जो ये आपको ये बता दे कि ये नहीं करना, दैट इज़ कॉल्ड द टीचर। और टीचर सिर्फ फ़कत हमने जिसको कन्फाइन कर लिया वही कर लिया है कि शायद हमने अपनी प्ले ग्रुप से लेकर अपने मास्टर्स तक एम फिर डॉक्टरेट तक जो है द जेंटलमैन गाइडिंग अस द टीचर नाउ, दैट इज़ आल्सो टीचर। टीचर जो है हर वो शख्स, हर वो लम्हा, जब आप गाड़ी पार करने लगे हैं तो उसने बताया कि यहाँ सर प्रोफेसर डॉक्टर की फ़लाँ की गाड़ी पार्क होनी है, काइंडली आप यहाँ पार कर दीजिए। अगर मैं वो गाड़ी वहाँ पार करके यहाँ आ जाता तो इस वक्त पता नहीं कितना बड़ा यहाँ पर हंगामा खड़ा होता। वो जो गेट पर खड़ा मलेशिया जिसने मुझे गाइड किया कि आपने गाड़ी कहाँ पार करनी, दैट्स माय टीचर, जिसने हम सबको इतने बड़े हिजान से, टेंशन से, एग्जाइटी से बचा लिया है। तो कायनात के जो सबसे बड़ा टीचर है, जो जिन्होंने अपना तारफ़ ही करवाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, वो सरवत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो टीचर एक ही है। अब जिसने उनको देखना है, हमने उनको एज ए स्टूडेंट देखना है कि उन्होंने ज़िंदगी के शोबाजात को कैसे डील किया। और उनके बाद अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टीचर उनके बाद है तो वो आपकी वालदा है। वालदा बेसिकली कौन है, और माँ से मुराद हम सिर्फ ये तसव्वुर लेते हैं जिसने हमें जन्म दिया। माँ से मुराद हर वो शख्स है जब आप बिल्कुल कुछ नहीं थे और जब आपका हर काम ही उल्टा पुल्टा होता था। वो आपकी माँ थी, बहन थी, आया थी, दादा था, नानी थी, व्हाटएवर ही और शी इज़, जिसने आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के अंदर हर उस कोताही खामी के बावजूद सीने से लगाया, दैट इज़ योर फर्स्ट टीचर, यू नो। अब जिस टीचर का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या जिसका बेसिक जिम्मेदारी है, उसने हमारे एहसासात और जज्बात को डायरेक्ट करना होता है। चीज़ों को क्रेम करवा लेना, उसको लर्न बाय हार्ट करके मार्क्स सिक्योर कर लेना, ये भी एक शक्ल है इसकी। लेकिन असल चीज़ जो हमें जो वदीयत हुई है, जो बिस्टोर्ड है हमारे अंदर, जो बाय नेचर है, वो हमारी फीलिंग्स हैं। उन फीलिंग्स को इमोशंस में और इमोशंस को डायरेक्शन में लेकर जाना, और ले जाने वाले जो लोग हैं दे आर कॉल्ड टीचर। प्राइमरीली जब आप पैदा होते हैं तो इमोशंस लेकर आते हैं, रोना आपका, हंसना आपका, खेलना आपका वो आपका इमोशंस हैं। उन इमोशंस की बुनियाद पर आपकी वजह से इर्दा गिर्द में रंग होता है, और आपके इमोशन जब नॉन डायरेक्शन में चले जाते हैं तो किसी की परेशानी का बाइस बनते हैं। तो सबसे जो पहली फीलिंग होती है वो रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है। जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चा जब अपने वो पिंगोड़े में होता है तो वो देखता, निगाहें दौड़ाता तो किसी एक जगह पर उसकी निगाह रुक जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी रिस्पेक्ट का एक रिलेशन होता है। रिस्पेक्ट के बाद जो दूसरी जब हमदर्दी आती है आपकी, रिस्पेक्ट के बाद का चैप्टर है हमदर्दी। जब ये दो इमोशंस आपके यहाँ डेवलप करते हैं तो तीसरा इमोशन जो है दैट इज़ अ लव, कि अब आप उसकी मौजूदगी है तो फिर भी आप सेटिस्फाइड हैं, वो आपके करीब नहीं है तो आप उसको मिस करते हैं। वो कायनात में कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो मोहब्बत का एहसास जो है वो आपको किसी से अटैच किए बैठा है। और ये तीन जज्बात जब प्रॉपरली ग्रूम हो जाते हैं, ये 7 years की एज होती है, टिल 7 years सपोज टू डिवेलप ऑल दीज 3 फीलिंग्स, यू नो। इनके नतीजे में एक कमाल का जो फीलिंग आती है जिससे इंसान की इंसानियत नज़र आती है, एंड दैट इज़ द मोडेस्टी,
हया, बसा औकात नहीं होता। आपने देखा अपने वालिदैन का, ओहो बेटा मैं ये बात मैंने कहनी थी, अगर इससे मुझे इस बेटी की हया मारी मगर मैं तुझे 2 थप्पड़ दे मार देता। बाप को गुस्सा होता है, लेकिन बेटी की हया, किसी की हया, हम नहीं कहते यार मैं फलां की हया की वजह से ये नहीं कह पा रही, कहते जब आपके अंदर हया पैदा हो जाती है ना तो फिर आप इंसानियत के उस इंस्टीट्यूशन में दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे ये स्कूलिंग का या हमारी पूरी लाइफ के अंदर जो लोग हमारा रोल प्ले करते हैं, जैसे इस वक्त हम सारे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो टीचर का एक रोल प्रेजेंटेशन भी है। बिल्कुल। कुछ लोग जो है प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हैं, दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटर्स। सही। अब हमारी जो इस वक्त इंस्टीट्यूशंस के अंदर या हमारे घरों के अंदर जो है, या हमारा मीडिया में जो है, मोस्टली क्या प्रेजेंटर्स हैं, बहुत कम क्या है डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं। डेमोन्स्ट्रेटर्स से अगला मरहला आता है कि उस चीज़ को, उस सोच को आपके अंदर वो डेवलप कैसे की जाए, कि आपने बोलना कैसे है, भाई ऐसे ऐसे बोला, इन्फॉर्मेशन है, उसने बोल के दिखाया, आपने उसको कॉपी किया, फिर जब बोल रहे थे आप तो उसने आपकी जो करेक्शन की, वो डेमोन्स्ट्रेटर का काम नहीं है, वो ट्रेनर का काम, वो ट्रेनर का काम है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज के दिन ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि आज का उस्ताद और आज का स्टूडेंट कैसे पाते हैं। आपका तो पाला दोनों से ही पड़ता है, आज के उस्ताद से भी और आज के स्टूडेंट से, कैसे बयान करेंगे आज के उस्ताद को? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 दहाइयों से ऊपर हो गया कुछ इस टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हुए, और आजकल तो मैं एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। तो मैंने तो ये देखा है कि ये आज के इस तेज़ तरीन दौर के अंदर भी ये जो एक रुतबा है उस्ताद का, बेशक उसकी अच्छी खासी जो है वो पजीराई की जाती है, तकरीम जो है वो कायम है। वैसे तो आप देखें कि अगर मजहबी रवायात ले लें तो भी, आप किसी सोसाइटी की रवायात ले लें, मशरक़ की रवायात को ले लें, मगरब की रवायात को ले लें, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि उस्ताद की इज़्ज़त करनी है। उस्ताद की इज़्ज़त करनी है, उस्ताद को एक एहतराम को रुतबा देना है। और किसी भी मुआशरे में, और अगर आप हमारे मुआशरे की बात करें तो हमारे मुआशरे में भी जहाँ हम जाते हैं, अपना तारुफ़ कराते हैं कि हम एक उस्ताद हैं, तो मैंने देखा है कि किसी भी तबके का कोई ऑफिसर हो या कोई अहलकार हो या कोई कारोबारी शख्स हो या कोई दुकानदार हो, वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और एक एहतराम का जज्बा और एक तावन का जज्बा जो है। मैं आपके साथ छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ। कई साल पहले का है कि मैं एक रॉन्ग जगह पे गाड़ी पार्क करके गाड़ी के अंदर ही बैठा था, तो एक इसी तरह से ट्रैफिक ऑफिसर आए और उन्होंने मुझे कहा जी आपका चालान होगा, आप अपना आईडी कार्ड दीजिए। मैंने आईडी कार्ड दिया तो उन्होंने मेरा एड्रेस पढ़ के, उन्होंने वो रसीद काट ली थी, पहले सिर्फ मेरा नाम लिखना था। तो कहते हैं आप यूनिवर्सिटी पे रहते हैं? मैंने कहा जी। आप वहाँ क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं वहाँ टीचर हूँ। कहते हैं पहले क्यों नहीं दसिया? मैंने कहा जी मैं आपको क्या बताता, तो मैं तो अब चालान काट बैठा हूँ। मैंने कहा जी आपने ठीक किया, आपने अपनी ड्यूटी की है, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन हम उस्ताद का चालान बनाते हुए जो है वो बहुत दफ़ा सोचते हैं, आपको बताना चाहिए था। तो बात यह है कि उस्ताद का एहतराम हर सोसाइटी की तरह हमारी सोसाइटी में भी पूरी तरह कायम है। हमें कुछ एक्सेप्शन ज़रूर नज़र आती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छे बुरे लोग तो हर सोसाइटी में होते ही हैं। तो तालिब इल्मों को आज के इस दौर में भी उस्ताद की जो तकरीम है उसका पूरा एहसास है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और हम उस्ताद जो हैं उसी एहसास को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात ज़्यादा मौसर तरीके से उन तक पहुँचाने में कामयाब भी रहते हैं। आज भी लगता है कि जो आपका उस्ताद आपको सिखा देगा, जो ट्रस्ट आप अपने उस्ताद पे कर सकते हैं वो किसी पे नहीं कर सकते हैं। सर मैंने बचपन से ये एक बात सुनी है, बादब बानसीब होता है। सो मुझे ये बताइएगा इसमें हकीकत कितनी है और आप इस पे कैसे रोशनी डालेंगे? हम तो इसका एक्सपीरियंस करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं। देखिए मैडम, इसमें तो दो राय तो है नहीं ना। डॉक्टर ने फरमाया ना कि आपकी हमा वक्त, और इसको हम कन्फाइन नहीं कर सकते सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड या एकेडमिया के साथ जो हमारे वाबस्ता जो लोग हैं वही टीचर नहीं है ना, क्योंकि इस जो हमें हुक्म है वो ये है कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो। बेशक। इट मीन्स कि इस वक्त मैं आपको कुछ बताने नहीं आया, मैं आपसे ये सीखने आया हूँ कि क्या मुझे अपनी बात प्रेजेंट करना आई कि नहीं आई। जब आपको इसका फीडबैक आएगा तो व्हाट इज़ दैट, वो फीडबैक मुझे बताएगा कि स्टिल आई नीड मोर या ओके। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तहसीन किसी से अप्रिसिएशन डिमांड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वेयर आई एम स्टैंडिंग, जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में अपना रोल प्ले किया है, और बाअदब से मुराद क्या है कि जिसने मना किया कि ये नहीं करना,
तो वो मैंने नहीं करना, वो मैंने नहीं किया। बच्चे को बेटा आपने ये स्टेयर नहीं चढ़नी, वो नहीं चढ़ेगा तो वो ज़ख्मी होने से बच जाएगा। अब अगर वो ज़ख्मी हुआ तो बदनसीब नहीं हुआ, उसने क्या किया, आपकी उस बात को फॉलो नहीं किया। अब जहाँ जहाँ जिस चीज़ से हमें मना किया जाता है उस काम से रुकने में कौन सी चीज़ बीच में आने आएगी, जो रेजिस्ट करेगी वो आपके इमोशंस करेंगे। अगर आपके इमोशंस को अर्ली स्टेज के अंदर जो पहले 7 साल हैं इब्तदाई लाइफ में, जो इस पूरे साइकिल में देखें तो सबसे पहले आपके इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है और आपको बोलना, आपको डील करना, आपको मामलात को समझना जो है ये अर्ली एज में समझा दिया जाता है। जब आपके इमोशन कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बाद मरहला आता है कि व्हाट यू आर सपोज टू लर्न, बिकॉज हम उस वक्त ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि आपका एक्चुअली टैलेंट है क्या। आप एक एंकर हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक जज हैं, हु यू आर ये हम कतन डिसाइड नहीं कर सकते अर्ली एज के अंदर। अर्ली एज के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट है, उसके पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बाद लर्निंग का फेज़ आता है। और जब आपकी लर्निंग उस एरिया में मुकम्मल होगी, जैसे हमारी मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, अब ये एक इदारे के हेड हैं, इसलिए हेड हैं कि इन्हें उस लाइन को किसी ने गाइड किया कि यू आर सपोज टू बी इन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन नाउ। जब ये यहाँ पहुँच गए हैं तो अब इन्होंने क्या करना है, इनकी जो फेज़ है वो कौन सी है, आपकी फेज़ कौन सी, हमारी फेज़ कौन सी है, वो है रिसर्च की। तो फर्स्ट वो स्किल्स डेवलपमेंट, देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, then learning and development, and finally we are supposed to move towards the research। ये लर्निंग वाला सिलसिला तो कभी नहीं रुकता, ये रुक ही नहीं सकता, कभी भी नहीं रुक सकता। और जहाँ ये रुक जाए वहाँ पर फिर आपको भी ब्रेक लग जाती है, आपकी ज़िंदगी को भी ब्रेक लग जाती है। सर कभी सोचा था कि टीचर बनूंगा, अपने उस्ताद को देख के इंस्पायर हुए, आपने ये फील्ड कैसे ज्वाइन की? जी, आमतौर पर ये तो होता है कि बच्चे उस्ताद की पर्सनैलिटी को देख के उसको आइडलाइज करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, उन जैसी ड्रेसिंग है, उन जैसी शक्ल सूरत है, उन जैसी बातें करना। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे के अंदर ये अपने शुरू में ही आ जाती है, हर बच्चे के अंदर होता है। अब आगे जाके बच्चे मुख्तलिफ शोबे ज्वाइन करते हैं, तो मेरे जहन में ये था कि मैंने बचपन से ही ये सीख लिया था अपने असातिज़ा से भी और अपने क्लास फेलो से भी कि मैं एक अच्छा टीचर हो सकता हूँ। अच्छा। तो मैं एक जगह जॉब करता था, तो मेरा जो स्केल था या ग्रेड जो होते हैं सरकारी, मैं जब यूनिवर्सिटी के बोर्ड में अपीयर हुआ तो मेरे वाइस चांसलर ने उस वक्त मेरे से सवाल पूछा कि जनाब आप तो सेम स्केल में यहाँ आना चाहते हैं, आपका वो स्केल तो आपको पहले मिला हुआ है। तो मैंने यही बात उन्हें भी कही, मैंने कहा जी मेरा ये ख्याल है कि मैं एक अच्छा टीचर साबित हो सकता हूँ, अपनी बात को अच्छे तरीके से आगे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो अगर आप मुझे मौका दें, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप मुझे कोई अच्छा स्केल दें या इससे ज़्यादा मुझे सैलरी दें। तो मैं समझ लें बाई चॉइस टीचर के तौर पर आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सही, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सीखने सिखाने वाले अमल की हम बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप अपने असातिज़ा जो यूनिवर्सिटी के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे कुछ सीखने को कभी मिला? जी बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट्स से तो सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। अपने असातिज़ा से तो हम सीखते ही हैं, लेकिन जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं ना, आपको मेरा ख्याल है ये दुआ करनी चाहिए एक उस्ताद को कि अच्छे मेहनत करने वाले कमिटेड किस्म के स्टूडेंट्स हों। अगर ऐसे नहीं होंगे तो फिर शायद आप उनसे ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। सही। तो तालिब इल्मों को पूरा मौका देना चाहिए, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि आप उन्हें एनकरेज करें कि वो आपसे सवाल पूछें। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं जो आपके सबक में शामिल नहीं थे, आपकी तैयारी नहीं है, इस बहाने आपको उस टॉपिक पे पढ़ने का, उस टॉपिक पे मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि सीखने का अमल जो है ये दो तरफा है। उस्ताद की बुनियादी जिम्मेदारी सिखाना है, लेकिन जैसे जैसे वो इस काम को करता चला जाता है उसका अपना नॉलेज भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल, उस्ताद का मकाम बड़ा बुलंद है। हम ना सिर्फ अपने उस्ताद से सीखते हैं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी की, इवन बहुत सारे आदत आपके टीचर की आप में आ जाती हैं, उठना बैठना। सो मेरे ख्याल से उस्ताद की तो फिर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अगर एक उस्ताद अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसके स्टूडेंट में वो झलक भी नज़र आएगी। हम इज़हार ख्याल करें, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।